Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Let's study about factors on which resistance of a conductor depends. Name of the chapter is Electricity, subject Physics. This class will be useful to the schooling students of CBSE, JAC, ICSE and other state board together with aspirants of G, NEET and competitive examination. Let's start the class. Let's see the figure. If we consider about this figure, then this is a electrical circuit, and this electrical circuit consists of a meter, plug, and a cell. This is a conductor. One represent the conductor. Two also represent a conductor. Three also represent a conductor. Four also represent a conductor. So length of the conductor 1, 3 and 4 are the same, but length of the conductor in second position is double of 1, 3 और 4. तो हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर वी आर कंसिडरिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर कंसिडर कर रहे हैं. इस फिगर को आप देख रहे होंगे. इस फिगर में अमीटर है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, प्लग है और इस सर्किट में अलग अलग यहाँ पर कंडक्टर दिखाया गया है. कंडक्टर 1 आप यहाँ से ओपन से क्लोज वाले में जब देखते हैं तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है. 2 में भी देखिए, यहाँ से ये ओपन है, ये क्लोज है. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को कंपेयर करें तो 1, 3 और 4 का लेंथ सेम है और 3 का जो लेंथ है वह 1 का डबल है या फिर 3 का डबल है या 4 का डबल है. यहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का कौन कौन सा कारक या फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स आर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है और एट लास्ट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन. तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये 4 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10 और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10. क्लास 10 के स्टैंडर्ड के आधार पर या क्लास 10 के सिलेबस के आधार पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये 4 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है. वंस अगेन आई रिपीट. पहला है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और चौथा है टेम्परेचर. अगर आप 1 और 3 पर यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो ये थोड़ा सा थिकनेस है, अर्थात इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, 2 या 4 के अपेक्षा ज़्यादा है. तो लेट्स वी स्टडी वन बाय वन, एक एक करके इसको स्टडी करते हैं. जैसे ही रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी आ जाएगा, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर. एक कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के बारे में भी हम आसानी से समझ जाएंगे. द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक अल्फाबेट रो. अभी जैसे जैसे क्लास डेवलप होगा इसको और हम आसानी से समझना शुरू कर देंगे और सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा.
ये कक्षा आपका स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस वाले सेक्शन में या जीके वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर वैसे अभ्यर्थियों को ये हेल्प करेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोग को आइडिया मिल गया कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, लिखते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर्स और द फैक्टर्स on which of a conductor depends are। तो फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड वन क्रॉस sectional area of the conductor। थर्ड one nature of the material of the conductor। फोर्थ टेम्परेचर। So these are the factor on which resistance of a conductor depends: length of the conductor, cross-sectional area of the conductor, nature of the material of the conductor, and temperature. In other words, resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor। मतलब कहता है कि किसी भी मतलब कंडक्टर का या चालक का प्रतिरोध, जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोला जाता है या रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोला जाता है, तो ये आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यदि इंक्रीज करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर आपका डिक्रीज करेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है आपका डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इट मीन्स दैट अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं या लेंथ ऑफ द कंडक्टर यदि बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यहाँ बिल्कुल अभी तुरंत डिस्कस किए कि यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यदि बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका घटेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यदि घट रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा। इन मैथमेटिकली
दिस वन इज रिटन इन दिस वे, मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से राइट करते हैं. लेट्स सी हियर. In mathematically it can be expressed as R equal to, here R denote the resistance of the conductor. Let's see here. So L denote the length of the conductor. So resistance directly proportional to the length of the conductor. For the second factor, we write here. For the second factor, we write here are inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. Cross-sectional area is generally denoted by A. When we combine these two, then we get here R is R is proportional to L by A. So R proportional to L by A. When we combined R directly proportional to length of the conductor and R inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor, then we get here R proportional to the length of L by A, or length of the conductor to the cross-sectional area of the conductor. So when we remove प्रोपोर्शनैलिटी या अनुपात को जब, या अनुपात स्थिरांक को जब हम यहाँ से निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसके लिए कांस्टेंट डालना होगा. तो फॉर दिस वी यूज स्मॉल ग्रीक लेटर रो विच डिनोट रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. अभी रेजिस्टेंस से देखिए आ गया रेसिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस के बारे में यदि हमको आइडिया है तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द resistivity of a conductor. Let's see here. So R equal to, for proportionality we write down here a small Greek letter rho into L by A. So this is the final step. So R is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor, and rho is used here for proportionality, and this one is known as the resistivity of the material of the conductor, और electrical resistivity of the material of the conductor. रो यहाँ पर डिनोट करता है electrical resistivity of the material of the conductor. Here rho
denotes the electrical resistivity of the material of the conductor. So it is very easy. Rho is a small Greek letter and used to denote the electrical resistivity of the material of the conductor. So what will be the value of the resistivity of the material of the conductor? Then rho equal to R into A by L. So when length of the conductor increases, resistance of the conductor increases. When cross-sectional area of the conductor increases, resistance of the conductor decreases. When length of the conductor decreases, resistance of the conductor decreases. When cross-sectional area of the conductor decreases, then resistance of the conductor increases. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगा, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को घटा देंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका घट जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका घट जाएगा। लेकिन यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को हम घटा देंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे तो रो का वैल्यू हो जाएगा R इंटू A बाय L। लेट्स सी, so let's see here the value of rho will be if we discuss here, then R is the constant, then the resistivity of the conductor increases when cross-sectional area of the conductor increases. When cross-sectional area of the conductor decreases, then the resistivity of the conductor also decreases. When length of the conductor increases, then the resistivity of the conductor decreases. When length of the conductor decreases, then the resistivity of the conductor increases. तो यदि हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें तो आपका क्या होगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो बढ़ेगा यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को हम बढ़ा देंगे। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर को यदि हम बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर आपका घट जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर को यदि हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर आपका बढ़ जाएगा। यहाँ बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे के ऑपोज में जा रहा है, अर्थात यदि रेजिस्टेंस यदि बढ़ाना है तो हमको लेंथ को बढ़ाना होगा, लेकिन यदि हमको रेसिस्टिविटी को बढ़ाना है तो लेंथ को हमको घटाना होगा। अगर हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमको घटाना होगा, लेकिन यदि हमको रेसिस्टिविटी को बढ़ाना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देना होगा। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड relation between the resistivity and resistance with respect to length of the conductor and cross sectional area of the conductor। यदि ये सारा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता है तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को लेंथ ऑफ द कंडक्टर
और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के 7 पेज में समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट एंड दिस basic concept is used by the G aspirants, by the NEET aspirant, together with the schooling students who are going to write board examination. तो जो बोर्ड परीक्षा लिखने जा रहे हैं या जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यूजफुल हो जाएगा. So let's see, we know that the SI unit of the resistance is ohm, but here the SI unit of electrical resistivity, which is generally denoted by the rho, जिसको हम लोग generally resistivity भी बोलते हैं, तो resistivity का SI unit आपका हो जाएगा. अगर A का आप SI unit लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो ये आपका मीटर यहाँ पर आ जाएगा. रेसिस्टेंस का ओम होता है, तो SI unit of the resistivity of the conductor is ohm meter. तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर का आपका SI यूनिट हो जाएगा ओम मीटर. सो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन. इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. लेट्स सी ए टेबल विच इज रिलेटेड टू द मटेरियल्स एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स. मटेरियल और मटेरियल के रेसिस्टिविटी से एक टेबल पर थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स सी. So this table is related to these are the name of the materials and this is the resistivity of the material. Here ohm meter is the SI unit of the resistivity and it is generally denoted by the osmol Greek letter rho. Rho के osmol Greek letter rho के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है और rho का ही जो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है SI यूनिट ओम मीटर होता है. यहाँ आप कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स देख रहे होंगे. ऑलरेडी हम लोग पिछले टॉपिक में या पिछले क्लास में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में क्लियर कर चुके हैं इसके कंसेप्ट को. अगर आप देखते हैं तो सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है. अगर आप यहाँ से आते हैं कंस्टेंटेटम, ये आपका एलॉय है या जिसको हम लोग हिंदी में मिश्र धातु भी बोलते हैं, कॉपर और निकिल का. मैग्ना मंगानीन आपका एलॉय है कॉपर, मैंगनीज और निकेल का. नाइक्रोम आपका एलॉय है निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज और फेरस या आयरन का. फिर आपका ये आपका ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड और पेपर ड्राई जो है आपका इंसुलेटर्स है. ऑलरेडी कंडक्टर, इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं. जिससे हो करके करंट फॉलो करे उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं और जिससे हो करके करंट फॉलो नहीं करे उसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं. अगर आप रेसिस्टिविटी के रेंज को देखते हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -8 से लेकर के 10 टू द पावर -6 तक दिया गया है. तो रेसिस्टिविटी का रेंज होता है -10 टू द पावर 8 टू -10 टू द पावर 6 ओम मीटर. अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये सिल्वर का रेसिस्टिविटी है, ये कॉपर का रेसिस्टिविटी है. अगर आप एलॉय में यहाँ पर देखते हैं कंस्टेंटम का जो रेसिस्टिविटी है 45 इंटू 10 टू द पावर -6 है. मटेरियल सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ करंट या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है. मतलब विद्युत के संचारण में कंडक्टर्स का यूज किया जाता है. हीटिंग एलिमेंट्स डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करने में एलॉय का यूज किया जाता है. इसका रीजन ये है कि एलॉय का जो आपका ऑक्सीडाइजेशन जो होता है या ऑक्सीडाइज जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर नहीं होता है. इसीलिए एलॉयज का यूज होता है हीटिंग एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने में. जैसे आपका टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया. और कंडक्टर का आपका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में. सो this is the details of the tables
of conductor alloys with respect to the resistivity। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 है, मतलब रेसिस्टिविटी देखिए इधर बढ़ते ही गया है। जब आप इधर आते हैं इंसुलेटर्स में तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप ग्लास का देखते हैं तो रेसिस्टिविटी है 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 14। इट मीन्स दैट जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ते जाता है आपका फॉलो ऑफ करंट जो है उसमें हर्डल आना शुरू हो जाता है या बाधा पहुंचने लगता है। जब आसानी से करंट फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग उसको इंसुलेटर्स बोलेंगे। तो होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल। आशा करते हैं कि ये क्लास यूजफुल होगा और इस क्लास को मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा। उस समय इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी करूँगा। तो thank you very much to stay with me and hope that this class will be useful. And next class will be related to the same topics where I am solving, yeah, I shall solve some questions related to these topics. I will solve some numerical problems related to this topic. Till then, thanks to all of you. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।